नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हमारा आज का मुद्दा है गेमिंग मजा, गैम्बलिंग सजा। खेलना और मनोरंजन करना तो सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेमिंग और गैम्बलिंग दोनों के रिजल्ट बेहद अलग हो सकते हैं। गेमिंग यानी कि वीडियो गेम्स या ऑनलाइन गेम्स अगर सही तरीके से खेली जाए तो ये मनोरंजन, स्ट्रेस रिलीफ और दिमागी विकास में मदद करती है। ये युवाओं में स्ट्रैटेजी, फोकस और टीम वर्क जैसी स्किल्स को भी बढ़ावा देती है। लेकिन वही गैम्बलिंग या सट्टेबाजी पूरी तरह अलग होती है। ये सिर्फ पैसे लगाने का खेल है जिसमें अक्सर नुकसान, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव होता है। इसके अलावा गैम्बलिंग के कारण जुर्म, धोखाधड़ी और कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि गेमिंग ठीक है, लेकिन गैम्बलिंग अवैध और खतरनाक होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, खेलें मनोरंजन के लिए, सट्टेबाजी से दूर रहें। याद रखिए, जिम्मेदार गेमिंग आपकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्पष्ट किया कि गेमिंग मनोरंजन का एक स्वरूप होता है, जबकि गैम्बलिंग न केवल अवैध है बल्कि ये समाज और व्यक्तित्व के लिए हानिकारक होता है। इस बयान के बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी और गैम्बलिंग ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर हाल ही में दो प्रमुख क्रिकेटर सितारे शिखर धवन और सुरेश रैना को 1xBet नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रचार के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। धवन से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई है, जबकि रैना से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। इन दोनों खिलाड़ियों पर आरोप है कि उन्होंने इस अवैध ऐप का प्रचार किया, जिससे भारत में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला। सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार में शामिल होने वाले सेलेब्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। गेमिंग के संबंध में, ऑनलाइन गेम्स के संबंध में कानून लाए हैं। ऐसे अनेक ऑनलाइन गेम्स थे जिनसे हमारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे थे। पैसों के खेल चलते थे, ज्यादा कमाने के इरादे से लोग पैसे डालते थे। कुछ जगह से तो मुझे रिपोर्ट मिलती थी, परिवार में महिलाएं, मोबाइल फोन तो सबके पास थे, वो भी दिन में सब लोग घर से चले गए, फिर क्या करे तो वो भी खेल लेती थी। आत्महत्या की घटनाएं मिलती थी, कर्जदार बन जाते थे। यानी बहुत बड़ा, यानी परिवारों के परिवार तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हो रहा था। और ये बीमारी ऐसी है कि नशे की तरह लत लग जाती है। ये गेम्स ऐसी चीजें होती है, और पैसे लूटने वाले तो आपको टैप कर ही लेते, फंसा देते हैं। और ऐसा कंटेंट भी बढ़िया बढ़िया लाते हैं कि कोई भी फंस जाता है उसमें, और सब परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कानून बना है वो कानून अपनी जगह पे है, लेकिन बच्चों को जागरूक करना ये बहुत आवश्यक है। कि आजकल जो गेम चल रहे हैं ना, गेम दो तरह के चल रहे हैं। एक गेम तो बगैर पैसों का चल रहा है और एक गेम पैसों का चल रहा है। तो मैं आजकल की जनरेशन से, जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो पैसों का गेम है, आप लोगों को एक बार पैसा मिल जाता है, फिर आप लोग उसमें जो फंसते चले जाते हो लालच में। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस गेम को ना खेलें, और जो बगैर पैसों वाला गेम है उससे खेलें। और जो पैसों से खेलते हैं उसमें घर, बच्चे, परिवार सब बर्बाद होते हैं। जो गेम चल रहे हैं ना, बच्चे गेम खेलते हैं, फ्री वाले गेम है, जो भी गेम है वो तो सही है। जो बस छोटे मोटे गेम है, जो बड़े बड़े गेम बच्चे खेल रहे हैं भाई, उसमें तो वायरस भी होता है और पैसों से भी खिलाते हैं, अच्छी बात नहीं है। बच्चे बर्बाद, लत लग जाती है। अगर 10 पैसे कमाते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, फिर भी हज़ारों रुपये लगाते हैं घर वाले चुपचाप। ऐसे बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं। ये गेम का काम चल रहा है वो गलत है। ऐसा है काम, गेम में बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो मोबाइल हाथ में लेके गाड़ी में रखते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं, और फिर आते ही बस्ता गिर रख के तुरंत मोबाइलों पे लग जाते हैं। तो वो ऐसा है, एक गेम तो ऐसा बगैर पैसे का है, एक गेम ऐसा पैसे वाला है। तो छोटे छोटे बच्चे तो जानते नहीं हैं, और बड़े भी बच्चे उसी पैसे वाले गेम को खेलते हैं। और कहाँ से इतना पैसा आए, घर में
उल्टा सीधा गेम खेल लेते हैं तो उनको भुगतान घर वालों को करना पड़ता है। ये आजकल जो ऑनलाइन चलने लगा है तो ये बहुत ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। बच्चे का मन पढ़ाई वढ़ाई में ना लगा, गलत संगत में जा रहा है, गलत चीज़ों में जा रहा है। गेम खेल घर वालों को दिखाते हैं गेम, और वो सट्टे जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं वो उसके थ्रू सट्टा है, यानी कौन ऑनलाइन गेम तो सब सट्टे के ऊपर ही पैसे से खेल रहे हैं। घर वालों को मालूम नहीं पड़ता कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो ना करके वो गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इन बच्चों का जो गेम ये खेलते हैं गेम, ये बहुत ही गलत है। इनको पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने भविष्य का ध्यान करना चाहिए। ये गेम तो बहुत ही गलत चीज़ है, इसके तो बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना चाहिए। हम हर माँ बाप से यही विनती करते हैं, इस गेम से मानसिक शारीरिक बीमारी उत्पन्न होती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो ये गैमलिंग चल रही है सर, गेम चल रहे हैं सर, ये बहुत ही लोगों पर दुष्ट प्रभाव डाल रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो केवल मेहनत नहीं करना चाहती, जल्दी से अमीर होना चाहती है, जिससे कि सर ये मतलब सट्टेबाजी और सर सट्टा लगाना, घर से चोरी करना और लोगों को झूठ बोलना, फरेबी करना। सर ये कंपनियां तो अमीर होती जा रही हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है सर वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है और सर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज जो ये गेम चल रहा है गेमिंग वाला, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे इस गेम खेलने से और जो पैसा बर्बाद होता है, और बच्चे क्या करते हैं, घर वालों को पता भी नहीं चल पाता, उनका एटीएम भी यूज करते हैं, और कई बच्चे जो है इसमें बर्बाद हो चुके हैं और घर वालों को कर्ज में हो चुके होते हैं। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी युवाओं के लिए क्यों बन रहा है खतरा। ये बहुत अहम सवाल है जो आज चर्चा में हम पूछेंगे। दूसरा सवाल, क्या ऑनलाइन सट्टेबाजी को पूरी तरह से रोका जा सकता है, क्या ये प्रोविजंस हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा अहम सवाल, सट्टेबाजी में फंसने से बचने के लिए आखिर क्या करना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए, ये तमाम सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे। रत्ना शुक्ला हैं, नीति और संचार सलाहकार हैं, डॉक्टर अनीशा सिन्हा हैं, पूर्वासा मनोवैज्ञानिक हैं, कनिष्ठ गौड़ हैं, सीईओ हैं, और साथ ही साथ अलका नुपुर सिंह हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिस पर हम चर्चा करेंगे गेमिंग और गैम्बलिंग को लेकर। रत्ना शुक्ला जी, यूं तो कहा जाता है बच्चों को कि गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स में 0 पीरियड होता है, स्पोर्ट्स का अलग क्लास होता है, लेकिन अब ये सिस्टम बदल गया है। अब जो फिजिकल गेम होते थे, अब वो मेंटल गेम ज़्यादा आ रहे हैं, अब ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं। हालांकि ऑनलाइन गेम्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो गेम्स गैम्बलिंग बन जाते हैं तो क्या एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति उस थिन लाइन की डिफरेंस को समझ पाता है कि कब वो गेम खेलते खेलते गैम्बलर बन जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, ये गेमिंग शब्द अपने आप में बहुत भ्रामक है। गेमिंग जब बात होती है, दरअसल इस शब्द को गढ़ा ही गया था कसिनो जो इंडस्ट्री है उसको एक नए रूप में लाने के लिए, नए रूप में उसको स्थापित करने के लिए। तो ये एक भ्रामक शब्द है गेमिंग, और जो बहुत जल्दी कोई समझ नहीं पाता, उन्हें लगता है कि ये एक तरह का गेम है, लेकिन दरअसल ये गैम्बलिंग है। और ये बात हमें बहुत जल्दी समझ जानी चाहिए थी। सरकार को शायद इसका संज्ञान बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत खुले तौर पर सेलिब्रिटीज जो है इसका विज्ञापन कर रहे थे, और जो थोड़े बहुत जो समझदार लोग हैं जो इस बात को समझ पा रहे थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इस शब्द के मायाजाल में फंसकर इस पर ध्यान नहीं देते। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि जहां सीधा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, वर्चुअल करेंसी इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो वर्चुअल करेंसी उस गेम प्ले को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। तो धीरे धीरे आप अंततः पैसे का ही उपयोग करते हैं उस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था। और निश्चित तौर पर जब बच्चे हों या युवा हो, खास तौर पर यदि वो खाली हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी रचनात्मक कार्य में उनका समय नहीं जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उनको गैम्बलिंग की तरफ ले जाता है। जहां तक बात है ऑनलाइन गेमिंग की, बच्चे जो गेम खेलते हैं, गेम्स खेलते हुए आ रहे हैं, वीडियो गेम्स जिनको हम कहते हैं, वीडियो गेम्स की भी एक तरह से लत लग जाती है। आप जानते होंगे पबजी जैसे बहुत ही खतरनाक गेम्स आए थे। तो ये जो लत लगती है, ये गेम्स की लत भी लगती है, ये वीडियो गेम्स की लत लगती है, और आप जानती हैं गैम्बलिंग तो एक बहुत बड़ी लत है।
तो ये जो गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग, ये इंटरनेट के जरिए जुआ खेलने की प्रथा है, सीधे तौर पर इसको कहा जाए तो। इसको बस एक तरह से एक जामा पहनाकर और ये चलता आ रहा था, और बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है सरकार का कि हमारे युवाओं को एक बुरी राह पर ले जाने से, इसमें बचाने का एक जो है वो गंभीर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है, सरकार प्रयास कर रही है रत्ना शुक्ला जी, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूँगी, कनिष्ठ गौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनिष्ठ जी, ये क्या एक्सपीरियंस होता है? जैसे कई बार हम अगर कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो उसमें अचानक से कई सारी लिंक्स आ जाती हैं, वो गेम खेलते खेलते और उस गेम में कई और अलग गेम्स के एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो कब पेमेंट तक पहुंच जाते हैं, कई बार इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं लोग। और एक गेम की लत, क्या आपको लगता है कनिष्ठ जी, गेम की लत लोगों को जब लग जाती है, वो एक अलग ही नशा होता होगा जिन लोगों को होता होगा, क्या वो लोगों को गैम्बलिंग में ले जाता है, या लोगों को ये इस बात से लोग जागरूक है कि नहीं, हम गेम खेलने आए हैं, हम ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और हम थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए इस गेम को खेल रहे हैं और उसके बाद हम ये गेम खेलकर एग्जिट हो जाएंगे? जी देखिए, कंचन जी, सबसे पहली बात समझने की है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम हैं जो कंपनियां भारत में रजिस्टर है ही नहीं और जिनका पर्पस ही धोखाधड़ी होता है। वो आज की तारीख में क्या करते हैं कि शुरू गेम के साथ करते हैं, फिर लोगों के फ़ोन हैक कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, और जब लोग पैसा नहीं दे पाते हैं तो उनको ब्लैकमेल करते हैं कि उनके बाकी रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया जाएगा कि उनकी फाइनेंशियल हालत क्या है, या फिर उनसे धोखाधड़ी से पैसे लेने की कोशिश की जाती है। सो इस टाइप की जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और धोखाधड़ी हो रही है, वो भारत के अंदर से ही नहीं हो रही, भारत के बाहर से भी हो रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, डी गैंग जो है, जो चला रहे थे, जिसके थ्रू वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी कर रहे थे। तो गेमिंग के माध्यम से बहुत सारी ऐसी लीगल एक्टिविटीज देश में हो रही थी, जिसमें कई बार जो आपका यूथ है उसको इसका चस्का लग जाता है, जिसकी वजह से वो भ्रमित हो जाते हैं और उनको पता नहीं लगता है कि कब ये लत एक डिप्रेशन में उनको ले जाती है। कई बार जब वो पैसे नहीं दे पाते तो कैसे उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आने लग जाती हैं। तो आज की तारीख में इसके ऊपर लॉ लाना और उसको रेगुलेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जिस लेवल पे सुसाइड हो रहे थे देश के अंदर, जिस लेवल पे डिप्रेशन हो रहा था, जिस लेवल पे बच्चे इसकी वजह से सफर कर रहे थे, उसके लिए मैसिव लेवल पे जागरूकता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इसकी जागरूकता तो घर से हर लेवल पर होती ही होगी, लेकिन अलका नुपुर सिंह जी, थोड़ा हम लोगों को जागरूक कीजिएगा इस बारे में अलका जी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी। क्या गेमिंग को लेकर कोई लॉ है? गैम्बलिंग को लेकर लॉ क्या कहता है? लॉ तो हमारे यहाँ पहले भी था, पर अभी जो हमने समस्या देखी है, और मैं जब से ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हुआ, सो आई वाज गोइंग थ्रू, मैं इस एक्ट को पढ़ रही थी और मैंने कुछ डेटा निकाले। जो प्रॉब्लम है, देखिए, हम सिर्फ यूथ पे बहुत एक मैं कहूँगी कि बहुत एक अच्छा एक्ट आया है, बहुत ही पॉजिटिव वे में हमें इसे लेना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ यूथ पे यहाँ पे फोकस ना करें। हमको ये समझने की जरूरत है कि जैसे कि कर्नाटका में 31 इयर्स में मैंने एक डेटा निकाला है, 32 केसेस ऑफ सुसाइड हुए, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिगर है। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, बहुत ही ज्यादा कंपल्सिव बिहेवियर देखा गया है। पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट के हिसाब से, आई हैव द रिपोर्ट इन माय हैंड, और पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट जो 2023 की है, ये कहती है कि ये फंडिंग होती है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए भी। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन गेमिंग से जो अमाउंट फंड जो है टैक्स इवेड हुआ, वो हुआ 2000 करोड़ का। चाइनीज ऐप जैसे है, उसने इंडियन यूजर के 400 करोड़ रुपए जो थे रुपीज इन्होंने डिफ्रॉड किए। अब देखिए, जीएसटी का भी एक एक्ट आया जिसमें ये था कि जी जो आईटी रूल्स है उनमें चेंजेस आए और 28% ऑफ द जीएसटी देना था। पर हमें ये समझना जरूरी है यहाँ पे कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी जो है वो किसी भी कानून को वो लीगल है या इलीगल है ये नहीं बताती।
इसलिए हमें एक बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प, क्लियर एक यस, पीनल एक्शन ले आना ज़रूरी था। यानी अब कि देखिए नाम तो जी, जी, यानी कि एक लूप ज़रूर है अलका जी, एक लूप ज़रूर डेफ़िनिटली, है जिसको कवर करने की यहाँ कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। मैं इसके पीछे की डेफ़िनिटली। साइकोलॉजी को भी समझना चाहूँगी। डॉक्टर अनिशा सिन्हा हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनिशा, कई बार बच्चे, और ठीक है जैसे कि बहुत सही और अहम बात अलका जी ने कही कि ये सिर्फ यूथ्स तक नहीं लिमिट करना चाहिए। डॉक्टर अनिशा, क्या कसीनो गलत होता है? क्या दिवाली पर कार्ड्स खेलना गलत होता है? क्या पैसों के साथ जो अमूमन हम अपने देश में लोगों को देखते हैं, कार्ड पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है दिवाली के टाइम पर, दिवाली आने ही वाली है, कसिनो में लोग जाते हैं, कई लोग लिमिटेड अमाउंट के साथ जाते हैं, कई लोग बिना सोचे समझे बहुत कुछ गवा देते हैं। क्या कसिनो में जाना, क्या कार्ड्स खेलना, क्या ये सब गलत होता है, या आप लिमिट में रहकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो आपको पता नहीं चलता और वो गलत हो जाता है? देखिए, कार्ड्स खेलना, कसीनो में जाना गलत नहीं कहेंगे जब तक ये लिमिट्स में है। बिकॉज जो साइकोलॉजिकली ये हमारे डोपामिन को अफेक्ट करता है एंड विच इज बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड सिस्टम। जब तक रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू हम अपनी लिमिटेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि 100 रुपीज ले गए हैं, इतना ही खेल के आएंगे, वहां तक ये गेम है। मगर उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, उसके आगे जा रहे हैं और 100 की जगह पर हम लोन लेकर आप 1000 खेल रहे हैं, 10,000 खेल रहे हैं, एंड यू आर टोटली गेटिंग इनटू द विशियस सर्कल ऑफ डेट्स। तो वहां ये एडिक्शन है, ये गेम नहीं है। एक दिन का खेलना ये गेम तक ठीक रहेगा, लेकिन जहां ये लत लग जा रही है इसके ऊपर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम हमारा हमें किसी भी लेवल तक ले जा सकता है अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। डॉक्टर अनिशा, एक और बात मैं समझना चाहूँगी। मुझे लगता है कई पेरेंट्स के मन में ये सवाल ज़रूर होगा। कई बार बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पबजी एक ऐप आपको याद होगा जिसको बैन किया गया था कुछ समय। पबजी का अलग क्रेज़ था डॉक्टर अनिशा। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्या था जो लोग उसे खेलते थे वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते थे, चाहे बोर्ड्स हो, एग्जामिनेशन हो, कॉलेज हो या एक डिफरेंट सेक्टर जो काम करता हो, लोग उस गेम से बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया था कि इसको बैन करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर अनिशा, बैन के बाद भी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसे डाउनलोड किया गया है। ये हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अगर कोई चीज़ मानिए बैन है तो उसके बाद वो कैसे डाउनलोड हो रही है, उसके बाद वो लोगों तक कैसे पहुंच रही है? देखिए, उसके प्लेटफॉर्म्स तो अलग अलग हैं कि कैसे आउट ऑफ रूल्स ये कैसे डाउनलोड हो रहा है। बट द थिंग इज कि किस तरह से पबजी के पीछे लोग क्यों इतना ज्यादा देवर लाइक क्रेज था, इसलिए था कि इंटरनली ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती थी इन द फॉर्म ऑफ इट यूज्ड टू इंक्रीज कॉग्निटिव प्रोसेसिंग विद इन अस। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को बढ़ाती थी, देन लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती थी, टीम वर्क वाज एनलाइटन विद दैट। तो इन तीनों चीजों पर का साइकोलॉजिकल पॉजिटिव था, लेकिन वो चीज बढ़ते 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 it turned into something addictive on the parts of the students, even the younger students, they also get younger and both older students। यही मैं पूछ रही थी कि समाज के हर वर्ग के लोग, अमूमन यूथ्स, बट हर वर्ग के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे। रत्ना शुक्ला जी, एक बात समझाइएगा, कोई चीज़ जो आपको पसंद आती है, आप उसके एडिक्ट कब बन जाते हैं ये शायद लोगों को पता नहीं चलता है। कोई गेम खेलते खेलते आप कब, जैसे महादेव एक ऐप था जिसको हम दिखा रहे हैं कि वो बैन किया गया है, जो लोग इस ऐप में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन रत्ना जी, कोई ये झांसा देना, ये एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना, इस एडवर्टीजमेंट में बड़े से बड़े लोगों को रखना ताकि वो ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट कर पाए, ये सब अनएथिकल है। लेकिन लोग इस अनएथिकल की प्रैक्टिस में आ कैसे रहे हैं? लोग फंसते कैसे जा रहे हैं? लोग एडिक्ट कैसे बनते जा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी कि लोग कैसे एडिक्ट होते जाते हैं। इससे पहले आप पबजी की बात कर रही थी। पबजी जो गेम है उसमें कुछ इस तरह के टास्क दिए जाते थे जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते थे। खासतौर से अगर हम देखें, बच्चे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थे और वो कहीं ना कहीं टास्किंग अपनी पूरी करते करते वो अपने उस पर ले लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे ये पूरा करना है, मुझे ये पूरा करना है। तो ये जो चीजें हैं, हमें जब भी हमारे बच्चे कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके भीतर क्या हो रहा है, उसके भीतर की सामग्री क्या है, इस पर हमको बहुत जागरूक रहना चाहिए, देखना चाहिए कि असल में उसकी सामग्री है क्या, वो किस तरफ ले जा रही है। और पबजी के साथ भी ये हुआ कि बहुत लंबा वक्त लग गया ये समझने के लिए कि बच्चे अंततः उसमें आत्महत्या कर रहे थे। किसी भी तरह की ऐसी चीज जो हमें हमारे मन को सेटिस्फेक्शन देती है, हमें अच्छी लगती है, हमारे भीतर उस तरह के हार्मोन्स जो है वो उसमें रिलीज होते हैं, हमें वो अच्छी लगने लगती है, हमें हमें एक तरह की किक मिलती है उससे। हम गेम खेल रहे हैं, हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये गेमिंग है। तो गैम्बलिंग भी वही चीज है। तो ये एक तरह से धीरे धीरे हम उसके आदी होते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम उसकी कितनी गहराई में जा चुके हैं। जब कंपनियां बहुत स्मार्ट होती हैं, वो ऐसे इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों को लेती हैं जिनकी बातों को लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, या जिनकी प्रेजेंस को वो ये फील करते हैं कि नहीं, अगर इन्होंने ये बात कही है तो ये तो सच होगी। एट अ ग्लांस आपको यही लगता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप कभी फेसबुक खोलेंगी तो उसमें कुछ ऐसे ऐड आ जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान आएंगे, उसमें कहा जाएगा कि ये इनके माध्यम से। और अब तो देखिए एआई आ गया है, एआई का इस्तेमाल करके किसी का भी चेहरा लगा के उसमें उसकी आवाज लगाकर और देखे जा रहे हैं। तो इस समय हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर एक समग्र एक कानून बनाने की जरूरत है एआई को लेकर भी, क्योंकि हम डिजिटल अब दुनिया में हम जी रहे हैं। तो डिजिटल दुनिया के हिसाब से ही हमें अपने कानून बनाने पड़ेंगे, उतनी सख्ती लानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ये पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या है और फेक क्या है। तो अच्छा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम जो है अभी हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है कानूनी तौर पर। बिल्कुल लेकिन अलका जी, जब हम जैसे कि विज्ञापन में जो हमारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल कि वो इस बिल्कुल तरह की बनती चीज में है। आके कैसे आते हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, और इसीलिए एक मुझे दिशा लग रहा है निर्देश होनी चाहिए पूछताछ कि हो जब भी भी वो रही एक है ईडी की तरफ विज्ञापन से दे तो वो लगातार उसके यहाँ पर घंटों घंटे पूछताछ हो रही है। अलका जी, एक बात बताइएगा, जैसे कि इस बात का भी इस पैनल पर जिक्र हुआ कि कुछ ऐसे ऐप है जो बाहर के हैं, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर कोई पर्सन उस ऐप को लेकर कोई कंप्लेन करना चाहे या किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी का मामला सामने आता है, तो उसको लेकर क्या कानून है हमारे देश में? हम किसके तहत कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं? अगर वो ऐप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है अलका जी, तो वो हमारे ऐप स्टोर पर या गूगल स्टोर पर कैसे अवेलेबल हो रहा है? मुझे लगता है इसको लेकर भी कुछ कई चीजें संज्ञान में लेने की जरूरत है कि कोई भी ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर पर कैसे आ रहा है, या जो लोग एप्पल यूज कर रहे हैं ऐप स्टोर पर कैसे आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये एक पार्ट है जो इस एक्ट में भी, नाम तो खैर इसका प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है, ऑल्दो ये एकदम ही प्रोहिबिशन के लिए है। ये एक पार्ट है जिसको मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। ऑल्दो इस एक्ट में बहुत ही क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर ऑफशोर कोई ऐप है, देखिए ऐप तो आ सकता है, बहुत वेरियस मीन्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इस स्केल पे बढ़ चुकी है कि जैसे कि मैम ने अभी, रत्ना मैडम ने बोला कि एआई टेक्नोलॉजी इस स्केल पे बढ़ चुकी है कि वो उसमें उसको इम्प्लांट करना बहुत ही एक ईजी काम है, वो हो जाते हैं। हम बिल्कुल इस एक्ट में ये चीज़ बहुत क्लियर की गई है कि अगर ऑफशोर कोई कंपनी है जिसमें कि आप पैसे लगा रहे हैं, आप इन चीज़ों को, इन गतिविधियों को कर रहे हैं जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो सकती है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, एडिक्शन है, तो आप बिल्कुल इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बट द लूप होल दैट वी हैव टू टॉक ओवर हियर, और जिसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके लिए आप मशीनरी क्या लेके आएंगे, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि देखिए हमारे यहाँ तो ये आपने एक प्रोहिबिशन लगा दिया और हमारे यहाँ ये इलीगल है, बट लेट अस सपोज कि एक चाइना का एक ऐप है जिसको यहाँ पे इंडिया में आप इस पे गेम खेल रहे हैं, तो चाइना में ये इलीगल नहीं है। तो जो ये इंटरपोलिंग का सिस्टम है, ये हम कैसे करेंगे, ये इस एक्ट में क्लियर नहीं है। और हम उसकी अकाउंटेबिलिटी इंडिया में कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी मशीनरी क्या होगी,
इस चीज की यानी कि अलका जी ये पता ही नहीं है कि उसका जिम्मेदार कौन है, आप ये समझिए ना, हमें पता ही नहीं ये है। तो नहीं कंचन जी, देखिए हमें ये तो पता है जिम्मेदार कौन है। हम कंट्री, हम वो जो उसका डेवलपर है, नहीं, हम हम वहां किसके तक जा खिलाफ सकते हैं, कंप्लेन बट करेंगे हमें ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि और हमें। हम उस कंप्लेंट को जब हमने कर भी दिया तो हम यस, उसको एक एग्जिस्टेंशियल इम्प्लीमेंटेशन लेके कैसे आएंगे, इसकी हमने अभी इस एक्ट में इसको हमने डिफाइन डेफिनेटिव टर्म्स में हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। अच्छा कनिष्क कौर जी, अब इस बात पर भी हमें लाइट थ्रो करनी चाहिए कि कई ऐप्स आते तो हैं लेकिन जब उनके केसेस सामने आते हैं उसके बाद उन्हें बैन कर दिया जाता है। एक और ऐसा ऐप आया था जिसमें जब बच्चे उन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, गेमिंग ऐप था, तो उनका लास्ट ऐसा कोई उनको टास्क दिया जाता था जिसमें वो सुसाइड कर बैठ रहे थे। केसेस बढ़ते गए, बाद में इस ऐप को बैन किया गया। लेकिन ये जो ऐप, जो गेम इस तरह के लोग बनाए जाते हैं, या कई ऑनलाइन सीरीज में भी हमने देखा है जहां पर बड़े ऐसे गेम के नेम से सीरीज आई हैं जहां पर कोई टास्क कंप्लीट किया जाता है तो वो आगे बढ़ते हैं, अगर टास्क कंप्लीट नहीं किया जाता है तो वो मर जाते हैं। ये साइकी में, और इस साइकी को रिवॉल्व करने के लिए जो गेमर्स बैठे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता है इन तमाम गेम्स की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हमारे पास कौन से लेवल पर क्या गेम आ रहा है? क्या इसको लेकर कोई टीम, कोई डिपार्टमेंट है हमारे पास? जी फिलहाल तो नहीं है। मुझे लगता है जो भारत अब ई स्पोर्ट्स लाने के बारे में बात कर रहा है, तो गेम्स को कैसे मॉनिटर किया जाए जिससे गेम्स में किसी भी तरह का भ्रम या प्रभाव बच्चों पे ना पड़े, पर जैसे सुसाइड है या सेल्फ हार्म है, उनको ये गेम कैसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और गेमिंग की गाइडलाइन लाने की ज़रूरत है कि अगर ई स्पोर्ट्स आप ला रहे हैं तो कौन से गेम हैं जो इस तरह के सुसाइडल थॉट्स या टेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, उनको कैसे बंद किया जा सकता है या उनको कैसे नोटिस इशू किया जा सकता है, या कौन से ऐसे गेम हैं जो सेल्फ हार्म प्रमोट कर रहे हैं, उनको के ऊपर कैसे नज़र रखी जा सकती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस कि अगर गेम बनाने वाली कंपनियां भी हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है ताकि वो इस तरह के गेम लाएं जिसमें इनोवेशन, कोलैबोरेशन बढ़ाई जा सके, बल्कि उससे बच्चों में कैसे प्रोत्साहन लाया जा सके जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, और मनोवैज्ञानिकों को कैसे इसमें शामिल किया जा सके ताकि उन गेम्स का बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रादर देन उसमें क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सके। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये जो गेमिंग के लिए रेगुलेशन बनी है, जो गेमिंग के लिए गवर्नमेंट कह रही है लॉ लाएगी, इसके लिए एक बोर्ड भी बनाया जा रहा है जो इन सब मामलों में ध्यान रखेगा और कोशिश करेगा कि इस तरह के जो गेम हैं वो बने जो बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने में प्रोत्साहन दे, रादर देन उनको ये प्रमोट करने की बजाय। कनिष्क जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, बासुकी नाथ हैं झारखंड से। मैं बासुकी जी की राय लेना चाहूंगी, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। सर टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, तो देखिए गेमिंग को लेकर लोगों की भी अपनी राय होती है, लेकिन डॉक्टर अनिशा ये समझाइएगा, मुझे लगता है ठीक है अब हम इस एस्पेक्ट पर तो बात कर रहे हैं कि क्या जानलेवा होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपको याद होगा पहले भी वीडियो गेम्स हुआ करते थे, प्ले स्टेशंस हुआ करते थे। आज शायद वो सारी चीज़ें बहुत कम हो गई है क्योंकि सब कुछ आपके टिप्स पर है, तो वो टीवी के ऊपर प्ले स्टेशन लगाना या टीवी के ऊपर वो सेटअप लगाना आज वो नहीं हमें देखने को मिलता है। आज टीवीज़ में इनबिल्ड ही गेम्स आ गए हैं। ये बात समझाइएगा कि गेम्स के बहुत एडवांटेज भी होते हैं डॉक्टर अनिशा सिन्हा जी। गेम से आप कितने फोकस्ड होते हैं, आपका माइंड कितना रिफ्रेश्ड हो जाता है, आपकी एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा पहलू है जो शायद जब ऐसी खबरें सामने आती हैं या कोई एक केसेस सामने आते हैं तो हम पॉजिटिव्स को छोड़ देते हैं। डॉक्टर अनिशा, मैं आपसे राय लेना चाहूँगी इस बात पर कि पेरेंट्स को, बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो गेम खेल रहे हो। गेम जैसी चीज के जो अच्छे आउटपुट होते हैं हम वो कैसे इम्बाइब कर सकते हैं? पहले तो गेम्स के टाइमिंग सेट करने बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम पहले खेलने के लिए जाते थे, स्पोर्ट्स के लिए जाते थे, 1 से 2 घंटे गए, उसी तरह से हमें अपनी टाइम सेट करनी है कि आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा एक गेम खेलने को नहीं मिलेगा। स्क्रीन टाइम हाफ एन आवर से ज़्यादा बच्चों के हाथ में नहीं होना है, अदरवाइज वो बहुत सारी कंसंट्रेशन, अटेंशन, एंजाइटी प्रॉब्लम्स को अराइज करती है। दूसरी,
ये बिल्कुल सही बात है कि गेम्स के कारण कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में बहुत फर्क पड़ता है। उससे आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं पजल्स के थ्रू। even with PUBG also you learn leadership qualities, you learn team work। वहाँ पे वो इकट्ठा गेम को लेकर सब एक साथ लेकर चलते हैं और खेलते हैं, मगर वहाँ पर जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उन लेवल्स को क्रॉस करते 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 दे गेट इनटू एडिक्शन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो गेमिंग्स हो मगर उतने लेवल्स ना हो, एक स्टार्ट एंड एंड वाला कैटेगरी होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे एक लिमिटेड टाइम तक खेलें और अपने स्किल्स को proper direction दे। So e-sports can be culminated and it should be fostered and give monitored as well। डॉक्टर निशा, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ संजीव जुड़ गए हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। संजीव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं सबसे ज्वलंत है और डायरेक्टली सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है और जब तक की फाइनेंशियली की बात करें, फाइनेंशियल टर्म्स की, तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ देश के बाहर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल नेट लॉस टू द नेशन, एंड सम पीपल मे विन, दैट इज आल्सो ए लॉस इन दैट प्रोसेस। इट इज नथिंग बट लाइक ए महाभारत में जो चौसर हुआ था उसी की तरह गेम में अगर मनी इन्वॉल्व है तो मनी शुड बी कंप्लीटली नो। एट द सेम टाइम गेमर्स हैव बीन प्रमोटेड एंड इन इवन वी हैव सीन इन द क्रिकेट, बॉलीवुड स्टार्स एंड द क्रिकेट आइकॉन्स are promoting the online gaming ads. We have seen all over these things. So because of that, there is a fashion and normal people जो है वो अपनी money का loss कर रहे हैं और उस in turn they are losing their life also in the total span. It should be completely banned and it is illegal when money is involved in that. Absolute illegal. And Thank there you, is a very संजीव strong जी, हमसे अपनी राय रखने के लिए। रत्ना जी, जो चीज़ें इलीगल है, जैसा कि संजीव जी भी बता रहे थे, दिल्ली से हमारे साथ जो कॉलर जुड़े थे, वो चीज़ें होती कैसे हैं? हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल है, जो बैंड है, उसके बावजूद होती हैं। जैसे कि बात इस बात पर भी हो रही थी कि कई बाहर के ऐप्स हैं जो यहाँ पर हैं और आप कब फाइनेंशियल लॉस झेल जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। रत्ना जी, अच्छा रत्ना जी, क्या आपको लगता है कि ये ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग एक कसिनो का ऑनलाइन फॉर्मेट है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो गेमिंग शब्द है वो कसिनो उद्योग को एक दोबारा जो है वो स्थापित करने के लिए गढ़ा गया था और यही जो है ऑनलाइन गेमिंग में इस्तेमाल हो रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो चीजें आ जाती हैं हमारे सिस्टम में, हमें लगता है कि नए नए ऐप आते हैं या जैसे बीच में जो है वो चीजें पॉपअप होके आती हैं, कुछ आप कुछ देख रहे हैं और बीच में चीजें आ गई, आपने उस पर क्लिक कर दिया, फिर आप उसके भीतर चले गए। ये एक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप कहाँ तक पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग जितनी ज्यादा होगी, जितना हम इस चीज के लिए अवेयर होंगे, हम तभी इससे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। वरना जिस तरह से अभी हमारे कॉलर ने बताया कि बहुत सा पैसा जो है हमारी कंट्री के बाहर जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो है वो लोग बैठे हुए हैं विशेषज्ञ, जिनका यही काम है दिन रात कि वो ऐसे एप्स बनाएं, ऐसे गेम्स इजाद करें, ऐसे नए नए तरीके अपनाएं ताकि जो है वो उसमें पैसे लगे और पैसे बनाने के ये तरीके जी, मुझे लगता है हमें एक गेमिंग बॉडी की भी ज़रूरत है कि जो भी गेम्स बनाए जा रहे हैं उनको किसी लेवल पर मॉनिटर हो, उसके बाद वो हमारे मोबाइल फोन्स में किसी स्टोर में आए ताकि वो देखे जा सके कि उससे किसी की जान को खतरा नहीं है। रत्ना जी, कई ऐसे गेम्स आए हैं जिसमें लोग सुसाइड कर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हमें इस समय बहुत ही ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, विजिलेंट होने की जरूरत है। अब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और बहुत ही खतरनाक डिजिटल युग में जी रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है और इंसान जो है वो पीछे रह गए हैं। तो हमें अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को लेके चलना होगा और इसके लिए हमें बाकायदा जो है वो कमिटीज बनानी पड़ेंगी, लगातार इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, वरना हमारे बच्चे, हमारे युवा इस तरह की चीजों के शिकार होते रहेंगे, पैसे बर्बाद करते रहेंगे और हम जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। हम
संज्ञान तो लेंगे लेकिन बहुत देर के बाद, जबकि बहुत देर हो जाएगी, जबकि बहुत चीजें जो है वो पानी एक तरह से कहते हैं कि जो ऊपर से गुजरने लगा। अलका जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विनीत गोरखपुर से। विनीत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी विनीत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ऑनलाइन जो गेम है, ये गेम मैम ऑनलाइन जो ये गेम है, ये या तो इंटरनेट से परमानेंट हट जाए। अगर इंटरनेट पर ये गेम रहता है तो इसको जो सेलिब्रिटी हैं, चाहे क्रिकेटर हैं, चाहे हीरोज हैं, ये जो एडवर्टाइज देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं इनका, तो इनको एडवर्टाइज देने से रोका जाए। ठीक है, शुक्रिया विनीत जी अपनी बात रखने के लिए। अलका जी, आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन गेमिंग ही गलत कॉन्सेप्ट है? ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे सवाल क्योंकि कई तरह के रिएक्शंस, कई तरह के बुरे रेपरकशंस अलका जी इसमें देखने को मिले हैं। पहले वो टाइम, अच्छा पहले के टाइम और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है अलका जी, लेकिन पहले बच्चे स्कूल से आकर खेलने जाते थे, खेलने के बाद ट्यूशन जाते थे, उसके बाद खेलते थे, तो वो ऑनलाइन गेमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर अलका जी उसके बावजूद भी इतने लोग इन चीज़ों में ट्रैप हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन गेमिंग एज अ कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होता है तो किन बातों का ध्यान, क्या निगरानी रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे या जो भी उसे यूज़ कर रहा है, अलका जी सिर्फ बच्चे ही नहीं, इसका जिक्र पहले भी किया जा रहा था, उनका क्या अलका जी, जो बहुत नोन है, जो बहुत वेल रेड है और जो इसके एडिक्ट बन जा रहे हैं? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन गेमिंग का, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पेनिट्रेशन है, हमें समझना पड़ेगा कि हम बहुत ही नए टाइम में हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डोपामाइन हिट, ये टर्म ही कॉइन कर दिया गया है, डोपामाइन हिट। हम शॉर्ट टर्म कंटेंट देख रहे हैं, हमको बहुत जल्दी वो डोपामाइन हिट चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाथ में फ़ोन है, बच्चों के पास, वो महिलाएं जो घर में बैठी हैं, हस्बैंड बाहर चले गए, अब उनके पास पूरा वो, दिस इज अ रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स, हस्बैंड बाहर गए, अब उनके पास काफ़ी वक्त है, वो बैठे हैं, वो फ़ोन पे बैठे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, उनको वो डोपामीन हिट मिल रहा है, फिर वो इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि उन्होंने उसको टैप करा, उसके बाद वो उस गेम में, उस एक लूप में आप फंस जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट किसी भी चीज को हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज को जब आप पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। अगर आपकी पेरेंटल गाइडेंस फॉर द चिल्ड्रन, देयर इज अ पेरेंटल गाइडेंस, एक रेगुलेशन जो अलका हम जी, जैसे कि सॉरी लेके आ रहे इंटरवीन हैं। कर रही हूँ आपको। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से, झुंझुनू से, धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम है जी सर। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर, अपनी बात रखिए। अब बात ऐसा है कि मतलब ये ढकोसला है क्या, आप टीवी पर आ जाते हो, क्या है ये, देखो क्या कर रहे हो आप? गेमिंग को लेकर बात हो रही थी, लेकिन कई तरह की ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स, अलका जी, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि जिस तरह के ऐप्स होते हैं, क्या ऑनलाइन गेमिंग होना चाहिए? अगर है, क्योंकि एग्जिस्ट करता है, क्या इसको लेकर मॉनिटरिंग में कोई कमी है? अगर मॉनिटरिंग में कमी है तो पेरेंट्स का क्या योगदान होना चाहिए? क्या आपको लगता है अलका जी, हर माँ बाप को ये चेक करते रहना चाहिए कि उनका बच्चा कौन सा गेम कब खेल रहा है, अगर खेल रहा है तो उसको वो लत नहीं लग जा रही है? जैसे कि डॉक्टर अनीशा भी कह रही है कि एक टाइम बैंड होना चाहिए, क्या उस टाइम बैंड में वो बच्चा किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या इस बात की कोई जानकारी भी मिल पाती है? बिल्कुल, आप ऑनलाइन गेम को पूरी तरीके से बंद करना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी फार फेच्ड थिंग। उसको कंप्लीट बैन करना, और उसके फेवर में आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा तो नहीं होगा कि हम ये इस बात के फेवर में, बिकॉज देर आर वेरी गुड बेनिफिट्स ऑल्सो, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि देर आर गुड गेम्स ऑल्सो जिसके बहुत सारे बेनिफिट है। द प्रॉब्लम कम्स जब आप उस गेम के एक लूप में फंसते हैं और वो आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप कब चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता, आप उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्लू व्हेल, अगर हमें याद हो तो एक ब्लू व्हेल गेम आया था जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक गेम था, और बहुत लोगों ने उसमें वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते 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 उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। राइट, सो हमें यहाँ पे देखिए, पेरेंटल, सरकार बहुत सारी चीजें लेकर के आती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी
हम आज की डेट में ये नहीं सोच सकते कि 100% फुल प्रूफ एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बहुत ट्रायल एंड एरर होते हैं और हम उस लूप होल को, उस गैप को फिल करते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ द लेजिस्लेशन, दैट इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी। लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है, जो कि आप विद इन द 4 वॉल्स उस गेम को खेल रहे होते हैं, तो पेरेंटल गाइडेंस जो है वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा किस ऐप पे है, क्या देख रहा है। ये देखिए सिर्फ गेम्स के लिए ही नहीं, ये तो हम अगर एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है उसके लिए भी कहते हैं कि आपकी पेरेंटल गाइडेंस होना जरूरी है। किस तरीके का गेम खेल रहा है, कितना टाइम दे रहा है, क्या वो वॉच कर कॉग्निटिव रहा स्किल है। को, राइट, क्या वो कॉग्निटिव स्किल को अपनी पॉलिश कर रहा है, वैसे भी गेम है, या वो किसी ऐसे गेम में फंस रहा है जो कि उसके कॉग्निटिव स्किल को भी कम कर रहा है और वो किसी एक अलग ही डंगोल बिल्कुल, में चला पेरेंट्स जाता है। का इन चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर बच्चों की पर्सनालिटी में भी कोई बदलाव आता है तो इसकी भी मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, नमिता। नमिता जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो गेमिंग है ये बिल्कुल मतलब जो बच्चे खेलते हैं ठीक है, थोड़े समय खेलते हैं, अच्छा, पहले धीरे धीरे आदत हो जाती है, लेकिन इसके बीच में जो एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं उन्हें प्रमोट करते हैं वो बंद होना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए सामाजिक जो भी हमारा भविष्य है उसके लिए कम से कम इतने जागरूक तो हमें कर ही सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे प्रभावित होते हैं ये सब बातें सुन के। बिल्कुल, और इसीलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। शुक्रिया नमिता जी अपनी राय रखने के लिए। कनिष्क कौर जी, जैसे कि ये सेलिब्रिटीज़, कई कॉलर्स ने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं इनका, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो डायरेक्टली सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रिकेटर्स जब आते हैं तो उन ऐप्स पर क्रिकेट फैंस का भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चाहें या वो ना चाहें, वो उस ऐप को एक बार डाउनलोड तो ज़रूर ही करते होंगे कनिष्क कौर जी। तो सेलिब्रिटीज़ का इस तरह के ऐप्स पर ऐड करना ये कितना घातक साबित हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। देखिए, सेलिब्रिटीज को गाइडलाइन इशू करने की जरूरत है इसके ऊपर, क्योंकि सेलिब्रिटीज बिना देखे समझे बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करते हैं। जैसे ही फाइनेंशियल प्लानर्स के ऊपर सेबी ने गाइडलाइन इशू की थी, उसी तरह ऑनलाइन गेमिंग या ई स्पोर्ट्स के लिए भी गाइडलाइन इशू करनी चाहिए सरकार द्वारा, जब ये नई गाइडलाइंस आ रही है, ताकि उनको पता हो किस तरह के गेम्स को वो इंडोर्स कर रहे हैं और वो ऐसे ही कोई गेम को प्रमोट ना करे जिसमें सट्टा लगाना सिखाया जा रहा हो। डेफिनेटली। डॉक्टर अनिशा, क्योंकि लगातार यहाँ पर इस बात की चर्चा भी होती है कि कैसे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो एंग्शियस हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि वो लाइन कब ड्रॉ की जाए, लोग फंसते जाते हैं। डॉक्टर अनिशा, उन लोगों का क्या जो बच्चे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत मैच्योर हैं, जो अवेयर हैं, जब वो सट्टेबाजी जैसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जिन ऐप्स को बैन किया गया है, उन ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले बड़े ही लोग थे, जो एक उम्र के थे, जो मैच्योर थे, जो ये समझ रखते थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। जब ऐसे पढ़े लिखे मैच्योर लोग दिशाहीन हो जाते हैं डॉक्टर अनिशा, तो क्या आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द वे अहेड फ्रॉम दिस? See, we need to apprise them. Games can sharpen the mind, but gambling can lead into, or gambling or those gaming apps, they can lead into killing of your life. तो ये डिफरेंस हमें शुरू से अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये हमें डिफरेंस बता के चलना होगा, एंड वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट फॉर आवर फैमिली मेंबर्स। केवल छोड़ देना गेमिंग ऐप के ऊपर, इफ a person is involved into mobile too much, the member of the families need to watch that why the person is into mobile too much, क्योंकि उससे बहुत कुछ का हानि हो रहा है, जहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके रिलेशनशिप स्ट्रेन हो रहे हैं, आपके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, धीरे धीरे यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी। तो फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल है अपने ही फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने में। डॉक्टर अनिशा, मुझे लगता है रियल लाइफ से भी कहीं ना कहीं लोगों का संपर्क छूटता जा रहा है, वो सिर्फ फोन पर ही एक अलग लाइफ में जी रहे हैं।
उससे भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ गेमिंग। अगर आप गेमिंग को छोड़िए, उन लोगों का क्या डॉक्टर अनुषा, जहां पेरेंट्स की इतनी बात तो करें, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या जो सारा दिन फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही। हमें डिजिटल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। जैसे हम चाइल्ड केयर के लिए बच्चों को लाइक व्हेन दे कम इनटू द वर्ल्ड वी गिव देम पेरीनेटल postnatal education, we need to give them digital education to upbring a child. This is very much needed, नहीं तो हम बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। बिल्कुल, गाइडलाइंस, डिजिटल एजुकेशन, खुद को एजुकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। रत्ना शुक्ला जी, कब लोग गेमिंग करते करते गैम्बलिंग में चले जाते हैं, इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा? रत्ना शुक्ला जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो शायद इंटेंशनली कर रहे हों, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ जो गैम्बलिंग करते हैं वो बुरे हैं, लेकिन रत्ना जी कई बार अच्छे लोग गेमिंग खेलते खेलते वो गैम्बलिंग कर बैठते हैं और बाद में उनको उनका आर्थिक नुकसान होता है जो शायद वो कभी भर ही नहीं पाते हैं। तो गेमिंग से गैम्बलिंग तक का जो सफ़र होता है, वहाँ पर कब ऐसे स्टॉप करने की ज़रूरत है? कब इस बात का, ये जो नशा होता है कि अरे हमने 100 रुपये लगा दिए, इसका 200 मिल गया तो 200 लगाएंगे तो 500 मिल जाएगा या 400 मिल जाएगा, उस पर रोक लगाने की कितनी ज़रूरत है? इसका एक छोटा सा जवाब मैं देती हूँ कि जब हम मॉल्स जाते हैं, खासकर से जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो मॉल्स में एक गेम होता है जिसमें आप कॉइन डालते हैं, पैसे डालते हैं, और उसमें फिर आप कोशिश करते हैं कि आपको कोई खिलौना मिलता है, कोई टॉय मिलता है, उसको उठाया जाता है। वो आप देखिए थोड़ी देर में आपको एडिक्शन हो जाता है, आपको लगता है नहीं इस बार नहीं मिला अगली बार मिलेगा, ऐसे करते करते आप 8-10 बार कर लेते हैं, होता है ना, ये एडिक्शन होता है। आपको मालूम है आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इस बार नहीं हुआ आगे होगा। कसिनो में तो देखिए सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरह से, लेकिन जब हम किसी भी तरह का गेम खेलते हैं, यदि जिसमें वर्चुअल आप करेंसी का यूज हो रहा है और उस गेम प्ले को आगे बढ़ाने के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, उसमें भी धीरे धीरे हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से प्रशिक्षित होता जाता है कि वास्तविक तौर पर जब हम गैम्बलिंग जो है, जुए की लत के लिए संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो ये धीरे धीरे आप कब शिफ्ट होते जाते हैं, क्योंकि वो जो एक बारीक लाइन होती है वो कब जो है उसको हम क्रॉस कर जाते हैं वो हमें पता नहीं चलती। दूसरी बात यह है कि अब के दौर में जबकि ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी है कोविड के बाद से, आजकल ट्यूशन्स ऑनलाइन होती हैं, तो बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बहुत मुश्किल है, लगातार मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है उनकी कि वो क्या देख रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग या उनके व्यवहार में किसी तरह का बदलाव अगर कोई देख सकता है तो वो स्कूल टीचर्स देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी इस बात को पकड़ सकते हैं कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बच्चे के भीतर स्वाभाविक तौर पर कुछ बदलाव आ रहे हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो आज के दौर में, मौजूदा दौर में स्कूल में काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, जिसकी कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि काउंसलिंग दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। बच्चों के जीवन में यदि कुछ चल रहा है जिसको वो अपने माता पिता से नहीं कह पा रहे हैं या कहीं फंस गए हैं, जाके किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो कम से कम वो रत्ना टीचर जी, से, हालांकि अब तो ये सीबीएसई के स्कूल्स में मैंडेटरी है, काउंसलर हर स्कूल में होते ही होते हैं, ये बोर्ड की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैंडेटरी रखा गया है कि हर स्कूल में काउंसलर होने चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूँगी। लवली नाम बताया जा रहा है उनका। हाँ बताइए, आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे मेरा। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि गेमिंग और गैम्बलिंग के क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं। अलका जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, क्या, क्योंकि जैसे कई चीज़ों को लेकर कानून है और हर दिन हम जिस भी कानून पर चर्चा करते हैं एक निष्कर्ष तो ये निकल कर आता है कि हाँ देरी हो जाती है, जस्टिस मिलने में देरी हो जाती है, क्योंकि वो प्रोसेस इतना लंबा चलता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि अब हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, जहाँ बात इस पैनल में डिजिटल एजुकेशन की हो रही है, जहाँ बात इस पैनल में इस बात पर भी हो रही है कि पेरेंट्स को क्या समझने की ज़रूरत है। अलका जी, हमारे राइट्स क्या हैं अगर हम शायद, जैसे कई बार होता है कि हम फ्रॉड में, साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड को ट्रेस कर पाना अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज क्यों बना हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड में आप ट्रैप होते हैं
तो व्हाट इज द वे आउट? आपको इमीडिएटली किस तरीके के साइबर फ्रॉड में आपको क्या रेजोल्यूशन इमीडिएटली अवेलेबल है? आपका ऑनलाइन और साइबर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है टाइम फ्रेम। आपका जितना ज्यादा वक्त बीतता जाता है, आपको उसको ट्रेस करना, जो भी फ्रॉडस्टर है उसको ट्रेस करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। क्योंकि देखिए, ये हम जमीनी, ये जो ग्राउंड पे क्राइम्स हो रहे हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिससे ट्रेस मिटाना भी बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट आर द पोर्टल्स एवरी सिंगल पर्सन शुड नो। क्योंकि आपके पास आज की तारीख में हम ऑनलाइन पेनिट्रेशन में इतना ज्यादा है कि हमको उसकी, जैसे कि मैडम ने बोला कि डिजिटल लिटरेसी होना एक्सट्रीमली, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है अभी भी। तो अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ है, किस तरीके का साइबर क्राइम है, तो आपका पोर्टल क्या है जिसपे आप जाके इमीडिएटली उस पे आप कंप्लेंट करें। ऑनलाइन पोर्टल्स बन चुके हैं अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम के, आप उस पर जाके इमीडिएटली कंप्लेंट करें। और उसके बाद जो भी आपके उस डिस्ट्रिक्ट का, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, इसमें स्टेट लेजिस्लेशन में अलग अलग स्टेट में अलग लेजिस्लेशन है, आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी जरूरी है। और आप तुरंत जाकर के एक रिटन कंप्लेंट जाकर के भी उस थाने में अपने जो साइबर ब्रांच है आप उसको दें। देखिए, इसको हम नहीं डिनाई कर सकते कि थोड़ा सा हमें भागना दौड़ना पड़ता है, पुलिस के पीछे थोड़ा सा, साइबर ब्रांच के पीछे हमें थोड़ा सा लगना पड़ता है, बट हम इसे भी पूरी तरीके से नहीं अलका नकार जी, कई तो सकते। ऐसे भी केसेस हमारे नोन में हमने देखे हैं कि लोग कहते हैं जिनका सोर्स होता है उनका काम हो जाता है, जिनका सोर्स नहीं होता उनका काम नहीं हो पाता। तो इस गैप को भी ब्रिज करना है अलका जी। कंचन जी, मैं इस बात में एक बार ऐड करना चाहूंगा। जी जी, बोलिए अ, बोलिए बोलिए कनिष्ठ जी। देखिए, सबसे पहली बात है, आज की तारीख में हर बड़े शहर में महीने में कम से कम 60,000 से 70,000 कंप्लेंट है। अगर आप दिल्ली शहर की बात कर लें तो कम से कम 1 लाख से ऊपर साइबर क्राइम की कंप्लेंट होंगी। और जो हमारा पुलिस महकमा है उसके पास इतना स्टाफ नहीं है, और जो स्टाफ है भी वो ट्रेन नहीं है कि इस मैटर को सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हमें अपनी जो इसके लिए कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। जो साइबर पुलिस स्टेशन है उनकी भयंकर कमी है हमारे देश के अंदर। कनिष्ठ जी, ये कहा जाए कि हर लेवल पर हर डिपार्टमेंट में, हर लोगों में डिजिटल एजुकेशन की ज़रूरत है। हम डिजिटल चले तो गए हैं, लेकिन क्या हम डिजिटली लिटरेट हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है। समय की कमी है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए।